नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज और मैं हूं संजय भूगलिया। चुनाव बिल्कुल नजदीक आने को हैं और देश में इस वक्त चुनावी मूड क्या है ये जानने के लिए हमने सीएसडीएस लोक नीति आईबीएन सर्वे करवाया है, जो इलेक्शन ट्रैकर है हमारा। उसमें हमने पहले देखा है कि भारत के पूर्वी और दक्षिणी इलाके में क्या मूड है। आज हम फोकस करेंगे गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, ये तीन महत्वपूर्ण राज्य जो कि तय करेंगे कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच में भविष्य कैसे निर्धारित होगा लोकसभा के 2014 के चुनाव में। इस नतीजे के बारे में चर्चा करने के पहले हम आपको अपने मेहमानों का परिचय करा दें। सीएसडीएस लोक नीति की तरफ से हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक संदीप शास्त्री मौजूद हैं, हिंदुस्तान टाइम्स के पॉलिटिकल एडिटर विनोद शर्मा और फर्स्टपोस्ट.com के एडिटर एट लार्ज धीरज नायर। वक्त निकालने के लिए आपका शुक्रिया। आपसे चर्चा शुरू करें उसके पहले हम आपको गुजरात का जो नतीजा है वो बता देते हैं सीएसडीएस का। उसमें यह है कि बीजेपी पहले से और बढ़ रही है, वोट शेयर है 53% और कांग्रेस का वोट शेयर कम हो रहा है 32%। इसको अगर हम सीटों में कन्वर्ट करें तो गुजरात में बीजेपी को 20 से 25 के बीच कुछ भी सीटें मिल सकती हैं। बीच का आंकड़ा आप ले सकते हैं, 23 सीटों का ले सकते हैं। कांग्रेस को वहां पर 1 से 4 के बीच सीटें मिलेंगी, यानी कि सीटों के तौर पर कांग्रेस को वहां बड़ा भारी नुकसान होगा। अन्य को 1 या 2 सीटें मिल सकती हैं। वोट शेयर में खास बात एक ये भी है कि गुजरात में आम आदमी पार्टी को 7% का वोट शेयर मिल रहा है, जो ज्यादातर कांग्रेस के पास से आता हुआ दिख रहा है। चर्चा शुरू करें इसके पॉलिटिकल अर्थों पर, उसके पहले संदीप जी आपका टेक गुजरात पे। गुजरात में जो आप बीजेपी का वोट शेयर ज़्यादा देख रहे हैं, ये क्लियरली उनके राज्य से बीजेपी का प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट जो है उसका प्रभाव आप यहाँ क्लियरली देख रहे हैं। एंड गुजरात में जो कांग्रेस पार्टी की हालत है, जो बुरी हालत पार्टी की है, उसका लाभ क्लियरली आम आदमी पार्टी को जा रहा है। ये बीजेपी से असंतोष जो लोगों में था, कई लोगों में है, वो असंतोष आज आम आदमी पार्टी की तरफ जा रहा है, क्योंकि कई लोगों को लग रहा है कि गुजरात में अगर बीजेपी को कोई अपोज कर सकता है तो वो शायद आम आदमी हो। सो आम आदमी को सपोर्ट इतना उस राज्य में मिलने का कारण तो यही है कि कांग्रेस से जो असंतुष्ट हैं वो आम आदमी पार्टी की तरफ जा रहे हैं। विनोद जी, जो नंबर हमने अभी आपको बताए उसको देख के आपका अपना कमेंट क्या है, और ये सवाल खास करके कि आम आदमी पार्टी को गुजरात, जहां से प्रधानमंत्री का दावेदार आ रहा है, वहां 7% वोट से शुरुआत बुरी नहीं है? ये बात ठीक है आपकी, और मैं इसमें कोई आश्चर्य वाले परिणाम नहीं है, क्योंकि गुजरात में जब मोदी जो 3 बार लगातार वहाँ जीते हैं और इस बार उनको आशा है कि वो इस देश के प्रधानमंत्री हो जाएंगे, तो एक आम गुजराती जो है उनको प्रधानमंत्री देखना चाहेगा और वो सेंटिमेंट शायद काम कर रहा है। रही बात आम आदमी पार्टी की, तो अगर आम आदमी पार्टी नहीं होती तो फिर तो 60% वोट मिलता नरेंद्र मोदी को। तो गुजरात मैं समझता हूँ एक अपवाद है, एक एक्सेप्शन है, क्योंकि वो होम टर्फ है नरेंद्र मोदी की, और वहाँ पर अगर ऐसे नतीजे आ रहे हैं, हालांकि कांग्रेस के लिए ये अच्छा नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने वहाँ पर हमेशा लोकसभा में बनिस्पत असेंबली के अच्छी परफॉर्मेंस की है, और अगर उनकी 3 या 4 सीटें आ रही हैं जैसे कि आपका आंकड़ा है, तो फिर तो उनको भारी नुकसान है, उनको 10-15 सीट का नुकसान है लगभग। बिल्कुल, उनको वहां पर पिछले चुनाव में मेरा ख्याल है कि 9 सीटें मिली थी, तो 9 से घट करके 1 और 4 के बीच का कोई आंकड़ा हो सकता है। धीरज, ये क्या बात है कि कांग्रेस पार्टी जहां पर की एंटी इनकम्बेंसी के कारण एक किसी भी पार्टी को विपक्ष के रूप में ठीक ठाक चलना चाहिए। विनोद जी हालांकि कह रहे हैं कि शायद मोदी जी के फिर 60% वोट होते, हम ये मानते हैं कि वो 53-55 भी रहते, लेकिन ये वोट तो बिल्कुल ही विरोधी वोट हैं जो कांग्रेस से हट करके आम आदमी पार्टी की तरफ आ रहे होंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी गुजरात में बिल्कुल खड़ी नहीं हो पा रही है, लड़ाई के मूड में नहीं है, पूरा का पूरा काम अब दूसरी नई पार्टी को आउटसोर्स कर रही है। ऐसा क्यों है? ये खाली गुजरात में नहीं हो रहा है, कांग्रेस का हाल काफी बुरा है कई राज्यों में। अब आप देखें, तमिलनाडु में 1967 से डिक्लाइन में है, चली गई है। बंगाल में बहुत कम हो गई है। जहां हार जाती है एक बार बुरी तरह, वहां उनका वापस उभरना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो उनकी केंद्रीय लीडरशिप है वो लोकल लीडर्स को इमर्ज नहीं होने देती। और यही कारण है कि कई गुजरात में तो है ही नरेंद्र मोदी एक काफी स्ट्रांग अपोनेंट है, लेकिन उसके अलावा भी अगर आप देखें, ट्रेंड ये है कांग्रेस का कि कई राज्यों में एक बार हार जाते हैं। मध्य प्रदेश में देखिए, छत्तीसगढ़ में देखिए, तो 2, 3, 4 बार हार हो जाती है। तो ये बहुत चिंता का विषय है कांग्रेस के लिए। और अब वोटर जो देख रहा है वो आपको ऑल्टरनेटिव देख रहा है। तो लॉन्ग रन में चाहे आप इस बारी इलेक्शन में 7% ले, 1-2 सीट शायद मिल जाए, लेकिन लॉन्ग रन में कांग्रेस के लिए चिंता का विषय है कि आप उनकी जगह ले लेगा।
बिल्कुल। ये कांग्रेस को, ये विनोद जी, ये बड़ा सवाल है। बार बार इस पर चर्चा हो रही है कि ये जो बढ़ रहे हैं कांग्रेस में और इनमें मिली भगत है, कोई भी पार्टी अपने को खुद को डिसिमेट कराने की कीमत पर अपना सारा काम इस चुनाव में आम आदमी पार्टी को क्यों आउटसोर्स करेगी? नहीं, तो अगर भारतीय जनता पार्टी का प्रचार है और उसके पीछे एक राजनीति है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को इस बात का डर है कि मिलियन प्लस सिटीज़ में पूरे देश में हो सकता है कि जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस वो एक्सपेक्ट करते थे, वो उसमें रोक लगाए आम आदमी पार्टी। मिसाल के तौर पे अगर आम आदमी पार्टी को 15 से 20 सीट भी मिल जाती है, तो वो फिर भाजपा की झोली से ही जा रही है ना। और भाजपा जो है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, वो एक ऐसा मैच खेल रही है, अगर उसको आप राउंड रॉबिन तरीके से देखें, कि उसको ना सिर्फ ये मैच जीतना है, पर एक पर्टिकुलर रन रेट से और एक आंकड़े से जीतना है। बिल्कुल। और यही सबसे बड़ा चैलेंज नरेंद्र मोदी का है। ये जो संदीप जी 1 मिलियन प्लस टाउन्स की बात कर रहे हैं, तो आपने तो सर्वे के जो भी आंकड़े आए हैं गहराई से अध्ययन किया है और एक नंबर भी ये दे रहे हैं, 15 से 20 सीटें भी आती हैं तो बीजेपी से जाएंगी आम आदमी पार्टी को। आम आदमी पार्टी का अक्रॉस द कंट्री कोई अपील दिखता है, जो भी नंबर अभी तक आपने अध्ययन किए हैं? दो बातें यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा। एक, आम आदमी पार्टी का वोट शेयर 3-4 राज्यों में बहुत ही क्लियरली दिख रहा है। दिल्ली में, ऑफ कोर्स, दिल्ली के साथ हरियाणा में, पंजाब में, महाराष्ट्र में, गुजरात में। तो इन राज्यों में थोड़ा, उत्तर प्रदेश में थोड़ा असर इन राज्यों में दिख रहा है। दूसरे राज्यों में 1%, 2% के पास। दिल्ली को छोड़ दें तो ये असर इतना है कि सीटों में कन्वर्ट होगा? अभी की आज की परिस्थिति में उतना लगता नहीं है, पर आम आदमी पार्टी का जो, आम आदमी पार्टी के बारे में लोगों ने सुना है, 4 राज्यों को छोड़ के दूसरे सभी राज्यों में 50% से ज्यादा लोग कहते हैं कि हमने आम आदमी पार्टी के बारे में सुना है। सो अभी वो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को उन राज्यों में ले जाना पड़ेगा पार्टी को। एंड जैसे सर ने, विनोद जी ने कहा, अर्बन एरियाज में, बड़े शहरों में उसका उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी आज मौजूद है अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाने का। आइए अब हम लोग अपना रुख करते हैं मध्य प्रदेश की तरफ। मध्य प्रदेश में आसार ये दिख रहे हैं कि बीजेपी को 51% का वोट मिलेगा, कांग्रेस को 29%, बीएसपी को 5%, आम आदमी पार्टी को 3%, अन्य को 12%। ये सीटों में यूं तब्दील होगा कि 23 से 27 सीटें यहां पर बीजेपी को मिल सकती हैं और कांग्रेस को 2 से 5 के बीच का कोई आंकड़ा हासिल हो सकता है। जाहिर है कि यहाँ पर कांग्रेस को बड़ा भारी नुकसान होगा। 12 सीटें थी उनकी यहाँ पे और बीजेपी की 16 थी। विनोद जी, देखिए, वो भी देखिए, ये पिछले जो इलेक्शन हुए हैं, हालांकि भारतीय जनता पार्टी की अभी आदत पड़ चुकी है कि हर चीज़ के लिए मोदी को श्रेय देते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में जो वोट था वो पॉजिटिव वोट पे शिवराज सिंह चौहान जीता है। ये मेरा व्यक्तिगत आकलन है और इसीलिए मैं समझता हूँ कि वो सिग्निफिकेंट है वो विक्ट्री। ये हमारे सर्वे में हमें पूछा है प्रश्न, असेंबली इलेक्शन का जीत का श्रेय आप किसको देंगे? 80% से ज्यादा लोगों ने कहा हम शिवराज सिंह चौहान को देंगे, मोदी को नहीं देंगे। ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, आप मोदी को देंगे या चौहान को देंगे? 80% ने कहा कि हम मोदी को देंगे, चौहान को देंगे, चौहान को। और इसके चलते जो पोस्ट इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है, अगर आंकड़े भारतीय जनता पार्टी के कम रह जाते हैं तो उस स्थिति में मैं समझता हूं कि शिवराज सिंह चौहान जो है वो एक कॉम्प्रोमाइज कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि उनकी अपनी व्यक्तिगत छवि वैसी नहीं है जैसी नरेंद्र मोदी की कुछ तबकों में है और उनकी एक्सेप्टेबिलिटी मैं समझता हूं कि फ्यूचर अलाइज में ज्यादा होगी और भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी ज्यादा होगी। यहाँ संदीप जी, जब अनप्रॉम्प्टेड ढंग से पूछा गया है कि प्रधानमंत्री के लिए किसको चुनेंगे तब, और जब नाम दे करके पूछा गया है तब, उसमें फर्क क्या है और कैसे एक्सप्लेन करेंगे? जब नाम नहीं दिया जाता है, लोगों को पूछें आपके मन में किसको प्रधानमंत्री बनना चाहिए, नरेंद्र मोदी को इस बार 54% मिले हैं, पिछली बार 23% था। सो मोर देन डबल हुआ है मध्य प्रदेश में 54% लोग कहते हैं कई राज्यों से ज्यादा है, काफी अमंग द हाईएस्ट है, 54% अमंग द हाईएस्ट है। और एक बात मध्य प्रदेश की मैं कहना चाहता हूँ, जो यहाँ पे प्रोजेक्शंस कांग्रेस की हैं कि कांग्रेस को इतने स्थान मिलेंगे, वो इस कारण से भी हो सकता है कि कांग्रेस के कई प्रमुख नायक मध्य प्रदेश से लड़ते हैं, वो कमलनाथ हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो। सो उनके पर्सनल कैरिस्मा के आधार पे वो जीत सकते हैं। ये पार्टी का बेस तो पिछली इलेक्शन में ही देखा गया है और खराब परिस्थिति यानी लोकसभा सिर्फ इलेक्शन नंबरों से देखें
तो लॉजिक से चलें तो कंक्लूजन ये निकलेगा कि कांग्रेस का पूरा सफाया हो सकता है, लेकिन कुछ व्यक्तिगत तौर पर जीतने वाली सीटें हो सकती हैं। हालांकि ज्योतिरादित्य सिंधिया के पूरे इलाके में सफाया हो गया कांग्रेस का, लेकिन शायद उनका एक वजूद है, हस्ती है, तो शायद वो जीत जाए। विनोद जी, देखिए बात यह है कि जिस तरह से पुराने ज़माने में अखबार पिता से पुत्र को मिलता था, वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, मैं समझता हूँ उसी तरह से कुछ नुमाइंदे हैं हमारे देश में जिनके साथ लोगों की आस्थाएं जुड़ी हुई हैं, उनके इमोशंस जुड़े हुए हैं। और मध्य प्रदेश खासकर ऐसा स्टेट है जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के मैं समझता हूँ कि इमरजेंस में भी उनके परिवार का हाथ काफ़ी रहा है। और भारतीय जनता पार्टी भी उनके परिवार के लोगों पर, भले ही वो विपक्ष के टिकट से लड़ रहे हो, प्रहार तीखा नहीं करते हैं। वो आंख की शर्म है, तो वो आंख की शर्म अगर भारतीय जनता पार्टी भी दिखाती है तो फिर वहां का वोटर क्यों नहीं दिखाएगा। बिल्कुल, तो वो एक आध सीटें इस प्रकार निकलेंगी। धीरज, यहाँ एक दिलचस्प बात यह है, मेरी थ्योरी है ये, कि मध्य प्रदेश का कांग्रेस का जो यूनिट है वो सबसे वाइब्रेंट है, क्योंकि मध्य प्रदेश में आप देखिए सबसे ज्यादा नेता, सबसे ज्यादा झगड़ा करने वाले, सुर्खियों में बने रहने वाले, बड़े पदाधिकारी बनने वाले, मंत्री बनने वाले, सबसे ज्यादा वहां से आते हैं। लेकिन फिर भी वहां पर कांग्रेस सबसे बुरी हालत में है। गुजरात में नेताओं की कमी है कांग्रेस के पास, लेकिन मध्य प्रदेश में नेता बहुत हैं। ऐसा क्यों है? नेता तो बहुत हैं, लेकिन अगर आप ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की बात करें या कमलनाथ की बात करें, वो पिछले 5-10 सालों में केंद्र में ही रहे हैं ज्यादातर। दिग्विजय सिंह है जो चीफ मिनिस्टर थे, लेकिन दिग्विजय सिंह की सरकार की रेपुटेशन खराब थी और उस कारण उनकी अपनी अपील नहीं है मध्य प्रदेश। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया अगर मध्य प्रदेश भेजे जाएं, 5 साल रहे वहां पे, राज्य का कोना कोना ट्रैवल करें, तब कुछ इंपैक्ट हो सकता है। ये दिल्ली में बैठे दिग्गज नेता हैं, मंत्री हैं, लेकिन वो फिर ग्राउंड लेवल पे इफेक्टिव नहीं होते। इसमें भी कांग्रेस के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है कि भाजपा, चाहे मोदी ना हो, प्रेफरेंस क्रेडिट ना दिया जाए मोदी को, लेकिन शिवराज सिंह चौहान मोदी के लिए वो सीट लेके जाएंगे। तो स्ट्रॉन्ग रीजनल जो लीडर हैं वो कांग्रेस के लिए बहुत जरूरी है, और कांग्रेस के पास है नहीं अभी। बिल्कुल, कांग्रेस की सेकेंड जनरेशन की लीडरशिप भी मध्य प्रदेश में खास करके विनोद जी नदारद नजर आती है, अगर एक ज्योतिरादित्य को छोड़ दें तो। नहीं, अब जैसे अभी एक नए उन्होंने बनाए हैं पीसीसी के अध्यक्ष अरुण यादव, वो उनका एक राजनीतिक परिवार है, उससे आते हैं वो। लेकिन सच्चाई यही है कि वहाँ पर टू मैनी कुक्स आर स्पॉइलिंग द ब्रॉथ। और वो सारे जो नेता हैं वो अपने अपने कार्यकुशल नेता हैं, वो पॉलिटिकली मैं समझता हूँ कि काफ़ी स्कीमिंग नेता हैं, और इसलिए वो उनकी स्कीम एक दूसरे के मेरा खिलाफ कहना है काम मध्य करती है। प्रदेश की एक प्रॉब्लम यही है कि बहुत ज्यादा नेता हैं, बड़े बड़े भारी भरकम नेता हैं, इसलिए भी कांग्रेस वहां उठ नहीं पा रही है। देखिए, वो उनको चक दे इंडिया टीम से वो एक फिल्म आई थी ना, तो उसमें उनसे सीखना चाहिए कि अगर आप एक दूसरे के मूव्स को कोऑर्डिनेट करेंगे जब भी गोल करेंगे, और अगर एक दूसरे स्वयं गोल करने में लगे रहेंगे तो फिर कुछ नहीं होगा और आपकी टीम हारेगी। लेकिन संजय जी, एक बात यहाँ पे बोलना चाहूंगा कि पिछली बार भी इतने ही नेता थे, उतना ही झगड़ा था, लेकिन फिर भी ज्यादा सीट आई थी। तो इस यूपीए की एंटी इनकम्बेंसी भी इफेक्ट ले रही है, जो केंद्रीय यूपीए की वो तो सही बात है, वो भी है। और यूपीए की एंटी इनकम्बेंसी मध्य प्रदेश में और भी स्ट्रॉन्ग, बहुत ही, तो वो भी फैक्टर है झगड़े के अलावा। आइए अब नजर डालते हैं महाराष्ट्र पर, जो कि सबसे क्रिटिकल राज्य इसलिए है, क्रिटिकल राज्यों में से एक इसलिए है कि 48 सीटें वहां से आती हैं, और वहां पर कांग्रेस एनसीपी का गठबंधन, उधर बीजेपी, शिवसेना, आरपीआई के साथ एक नई पार्टी राजू शेट्टी की जो है उसका गठबंधन हो गया है। यहां का आंकड़ा क्या बताता है? कांग्रेस एनसीपी को 35% वोट मिलेंगे, यानी कि 39% का जो वोट था इनका 2009 का एक्चुअल आंकड़ा लोकसभा चुनाव का पिछला, उससे घटेंगे। और बीजेपी शिवसेना वाले गठबंधन को 35% से बढ़ करके अब मिलेंगे 44%। अगर आज चुनाव होते हैं तो सीएसडीएस सर्वे का यह अनुमान है कि इनको 44% वोट मिलेंगे। सीटों में यह कैसे तब्दील होगा? कांग्रेस एनसीपी अलायंस को जो सीटें मिलेंगी उनकी संख्या होगी 12 से 20 के बीच में, बीच का आंकड़ा मैं ले लूंगा 16 का। इसी प्रकार शिवसेना और बीजेपी के गठजोड़ को मिलेंगी 25 से 33 सीटें, तो बीच का आंकड़ा आप ले लें 29 सीटों का, और 1 से 5 सीटें, बीच का आंकड़ा 3 का ले लें तो 48 का जोड़ बन जाता है। ये वहां का डिवीजन दिखता है। संदीप जी, इस स्टेट की महत्ता और इसका इस बार का जो क्रिटिकल रोल होने जा रहा है उसको पहले आप समझाइए।
जैसे आपने कहा, यहाँ के सीट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट सीट्स हैं। यहाँ पे अलायंस पॉलिटिक्स भी काफ़ी वर्षों से चल रहा है, बीजेपी शिवसेना का एक तरफ और एनसीपी कांग्रेस का दूसरी तरफ। ट्रैकर पोल ये दिखाता है कि बीजेपी की वोट शेयर 9% से बढ़ी है और शिवसेना की वोट शेयर एक्चुअली 2% से घटी है वहाँ पे। सो ओवरऑल एडवांटेज बीजेपी के वजह से उनको हो रही है। कांग्रेस एनसीपी अलायंस में देखें तो एनसीपी का वोट शेयर जैसे पिछले चुनाव में था वहीं पे रहा है, कांग्रेस का वोट शेयर वहां घट रहा है। सो कांग्रेस एनसीपी अलायंस में कांग्रेस का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है लगता है ट्रैकर पोल से, और बीजेपी शिवसेना में बीजेपी उसका एडवांटेज क्लियरली ले रहा है उस राज्य में। तो जी, मेजर पार्टीज ठीक हालत में हैं, शिवसेना के वोट घट रहे हैं, एनसीपी के वोट घटे नहीं हैं, वैसे कांग्रेस के बहुत ज्यादा घट रहे हैं, लेकिन एनसीपी सिर्फ 6% का वोट लेकर के आएगी। तो एनसीपी के साथ हालांकि लोग गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कुछ ऐसा भी खतरा हो सकता है कि सीटों के मामले में बहुत बुरा प्रदर्शन हो उनका। एनसीपी का सीट शेयर इस बार कम होने की ज्यादा संभावना है, और यहाँ पे दो फैक्टर्स और हैं यहाँ पे जी। महाराष्ट्र सरकार की जो पॉपुलैरिटी थी वो हमारे ट्रैकर पोल दिखाती है कि उनकी पॉपुलैरिटी और भी कम हो गई, बहुत ही कम हो गई एक साल के अंतर में। और दूसरी बात, मोदी जी की पॉपुलैरिटी जो है, नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी जो है 21% से अभी 40% पर पहुंच गई है। एक साल पहले 21% लोग कह रहे थे कि उन्हें प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, आज वो 40% पे आ गई है। और एक बात, कांग्रेस और एनसीपी के ट्रेडिशनल वोटर्स जो हैं उनसे अगर प्रश्न पूछा जाए कि क्या आप अलायंस कंटिन्यू होना चाहते हैं, आज ज्यादा सपोर्टर्स कह रहे हैं कि अलायंस नहीं चाहिए हमें। सो आंतरिक समस्या भी कांग्रेस और एनसीपी के अलायंस में है। सपोर्ट वो एक पार्टी दूसरी पार्टी को अपनी सपोर्ट ट्रांसफर कर सकती है या नहीं, वो भी आज एक समस्या बन के उठ खड़ी हुई है। आप कह रहे हैं कि अलायंस के समर्थक, ट्रेडिशनल वोटर भी कह रहे हैं कि अलायंस नहीं चल रहा है, छोड़ देना चाहिए। ये थोड़ा सा दो चिंता की बात है कि एक शरीफ चीफ मिनिस्टर बैठा है, उसके बावजूद राज्य सरकार अनपॉपुलर हो रही है, और अलायंस के झगड़े अभी संदीप जी ने एक्सप्लेन किया आपको। विनोद जी, देखिए, महाराष्ट्र में मेरे लिहाज से, हालांकि मेरे पास आंकड़े तो नहीं है, तो आपकी राय मैं समझता हूँ कि इस वक्त अहम है, लेकिन दो तीन इम्पॉन्डरेबल्स हैं। एक तो यह है कि जो एमएनएस है वो क्या करेगी, और दूसरा ये जो इतना एम्फोसिस दिया जा रहा है स्वाभिमानी शेतकारी संगठन, इसने अपने निजी स्वार्थ के लिए अलायंस की है, 2-1 सीटों की बात है वहां पर जी। और नॉर्मली इनको आकर्षित करने की कोशिश आम आदमी पार्टी कर रही थी कि इनके साथ कुछ गठबंधन बना ले, लेकिन वहां पर बहुत से ऐसे संगठन हैं जिनके साथ आम आदमी पार्टी के गठबंधन हो सकते हैं, और उसके चलते आम आदमी पार्टी जो है वो ज्यादा प्रमुख भूमिका निभा सकती है, कम से कम वोट शेयर का जहां तक सवाल है। मैं सीटों पे स्पेकुलेट नहीं कर सकता। बिल्कुल सही बात है। तो इसलिए वहां कुछ इम्पॉन्डरेबल्स हैं, और वो तस्वीर साफ होगी जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता है। बिल्कुल, उसमें एक आंकड़ा हम आपसे शेयर करने की मनसे के वोट अब सिर्फ 2% वोट शेयर बता रहे हैं, यानी कि इनका भी वोट गिर रहा है। इसको कैसे एक्सप्लेन किया जाए, क्योंकि माना जाता था कि उद्धव ठाकरे उतने करिश्मेटिक नहीं हैं, राज ठाकरे बड़े अच्छे ऑरेटर हैं और अपनी एक जगह बनाए हुए हैं, लेकिन सीएसडीएस बता रहा है कि इनका ट्रैक्शन घट रहा है। एक तो जैसे मैंने पहले कहा, शिवसेना की जो वोट शेयर थी ट्रैकर पोल के अनुसार वो वोट शेयर घट रही है। एमएनएस का वोट शेयर भी उतना चेंज हो नहीं रहा है, और जो बेनिफिट जा रहा है वो बीजेपी को जा रहा है। मोदी के लीडरशिप में जो बीजेपी महाराष्ट्र में आज है उसको वो बेनिफिट जा रहा है। सो जो जिस एजेंडा से मोदी बीजेपी को महाराष्ट्र में लीड कर रहे हैं, उसके वजह से लगता है एमएनएस को जो सपोर्ट जा सकती थी वो एमएनएस को आज नहीं जा रही है, पर बीजेपी के साथ जा रही है। बिल्कुल, यहाँ पर धीरज, आपसे सवाल मेरा ये है कि एक बढ़िया पॉपुलर चीफ मिनिस्टर है, 50% लोग मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान को अभी भी पसंद करते हैं, लेकिन जहां तक सरकार से असंतोष का सवाल है, मेजोरिटी से ज्यादा यानी 53% लोग नाखुश हैं राज्य सरकार से। कर्नाटक में हमने देखा था उल्टा है, सिद्धारमैया से कोई नाराजगी नहीं है। आपको लगता है कि महाराष्ट्र एक वो राज्य है जो ट्रेडिशनली कांग्रेस का गढ़ था, अलायंस में आ गए और कांग्रेस अब उसको बुरी तरीके से खो सकती है?
देखिए, एक तो 15 साल सत्ता में रहे हैं राज्य सरकार में, वो एक फैक्टर है। बहुत कम सरकारें होती हैं जो 3 टर्म्स के बाद भी पॉपुलर रहती हैं। चाहे उन चीफ मिनिस्टर में बदलाव हुआ है, पहले विलासराव देशमुख थे, फिर शिंदे रहे, फिर अशोक चव्हाण रहे, फिर अब पृथ्वीराज चव्हाण रहे, लेकिन फिर भी एक एंटी इनकम्बेंसी बन जाती है वो 15 साल के समय में। दूसरी बात यह है कि वो आदर्श स्कैम है, और बहुत अजीत पवार भी से वो इरिगेशन स्कैम के अक्यूज थे, काफी स्कैम करप्शन वहां पे भी बहुत बड़ा इशू है। तो वो चाहे पृथ्वीराज चव्हाण अच्छे आदमी हो, जैसे मनमोहन सिंह अच्छे आदमी माने जाते हैं, लेकिन अगर आप अपने आसपास करप्शन नहीं रोक पा रहे हैं तो फिर वो अच्छाई को लोग मानने को तैयार नहीं है। तो वो भी फैक्टर है जो पृथ्वीराज चव्हाण के। और एक और बात है पृथ्वीराज चव्हाण के बारे में कि वो डिसीजंस नहीं ले पाते जल्दी में, वो काफी कॉशियस आदमी है, तो उससे भी लोगों को लगता है कि सरकार वैसी नहीं चल रही जैसी चलनी चाहिए, तो इसलिए काफी रिस्क फैक्टर है वहां। अरे कांग्रेस, महाराष्ट्र में कांग्रेस एक डबल वैमी फेस कर रही है। अनपॉपुलैरिटी ऑफ यूपीए गवर्नमेंट एक तरफ, 53% आर डिसैटिस्फाइड, अनपॉपुलैरिटी विद द स्टेट गवर्नमेंट 57% वहां पे डिसाइड। सो ये दोनों मिला के कांग्रेस को इसका इम्पैक्ट हो रहा है एंड सपोर्ट करें। लेकिन दिल्ली में भी मैंने अक्सर ये कहा है कि 25 साल की एंटी इनकम्बेंसी शीला दीक्षित फेस कर रही थी, 15 अपने और 10 मनमोहन सिंह सरकार के। तो इसलिए राजनीति में ये आते हैं ऐसे मरहले पॉलिटिकल पार्टीज के जीवन एक ही में। है कि कांग्रेस लेकिन पार्टी- एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि वो बाला साहब के जाने के बाद कोई बड़ा नेता अब वहां पर है नहीं महाराष्ट्र में, शरद पवार के कैलिबर का, उनके कद का। और पृथ्वीराज चौहान को लोग अच्छा समझते हैं, लेकिन जहां तक उनकी अपनी कम्युनिटी और जहां क्षेत्र में वो जो स्टेचर है जो शरद पवार का, उन्होंने कहा है मैं लोकसभा का इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। लेकिन अगर शरद पवार लोकसभा इलेक्शन लड़ने का फैसला ले लेते हैं और ये कहते हैं कि ये मेरा आखिरी तो पश्चिम महाराष्ट्र में थोड़ा मेरा सा इलेक्शन है सिचुएशन बदल और सकती है। इसमें आप मुझे जरा विदाई जो है वो धूम से दीजिए, अच्छे से दीजिए। ये सेंटिमेंटल स्लोगन्स काम करते हैं कभी कभी। यू नेवर नो, वेस्टर्न महाराष्ट्र अभी भी गढ़ एनसीपी का है। आप स्पेकुलेट कर रहे हैं या ये पॉसिबल है देखिए, कि मैं लड़ें तो वो? उनको आपके जरिए एक आइडिया ही दे रहा हूं, आइडिया समझ लीजिए। चलिए, वक्त की कमी है तो नेट बात यह है, जहां तक आंकड़ों का सवाल है, इन 3 राज्यों में यूपीए के पास 46 सीटें थी जो गिर करके अब 21 हो जाएंगी सीएसडीएस के पोल के मुताबिक, और एनडीए के पास 54 सीटें थी जो अब बढ़ करके 78 हो जाएंगी। यही आंकड़ा है शायद। ये 3 राज्य इसलिए भी महत्वपूर्ण है जहां पर कि एक बहुत विरोधाभास आपने देखा कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता अगर मध्य प्रदेश में है तो उसका योगदान शिवराज सिंह चौहान को ज्यादा जाता है, लेकिन महाराष्ट्र में जहां बीजेपी की हालत वैसी है जैसे दिल्ली के स्टेट यूनिट की है, वहां पर अगर एक बढ़त ले रही है बीजेपी, तो उसके लिए लोग सीएसडीएस के आंकड़े के मुताबिक क्रेडिट नरेंद्र मोदी के वेव को दे रहे हैं। मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत धन्यवाद।